नाज़रीन इकराम खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नॉलेज विद काशिफ। आइए आज के मौजू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाके, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान एक बार फिर शदीद बारिशों और सैलाब की जद में है। तबाही की खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, और सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक नज़र आती है। आज हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ ज़राए को सामने रखते हुए इस सूरत हाल को समझें। मकसद ये है कि इन सब मालूमात की बुनियाद पर देखें कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और उसके असरात क्या हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल से। खैबर पख्तूनख्वा में क्या मनाजिर सामने आए। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग काफ़ी शदीद थी। जी, ख़ास तौर पर बाजूड़, बट्टग्राम, स्वात, बोनेर, देर, शांगला, मानसहरा ये इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। स्वात में मैंगूरा और बुनेर का खास तौर पर जिक्र आ रहा है। अमवात की इतलात भी हैं। PDMA यानी जो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो तो कह रही है कि हालिया दिनों में 110 से ज़्यादा अमवात हुई हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। हाँ, और जून से अगर गिने तो ये तादाद 325 से भी ज़्यादा बताई जा रही है। ये फ़र्क अक्सर रहता है इब्तदाई रिपोर्ट्स में। असल तादाद तो शायद पानी उतरने के बाद ही पता चलेगी। और सिर्फ जाने नहीं, घरों का नुकसान, सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बिल्कुल, 30 से ज़्यादा घर हालिया बारिशों में मुकम्मल तबाह हुए हैं। 25 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। और ये सिर्फ KP की बात है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी, गिज़र, द्यामर, बाबूसर टॉप, वहाँ से भी नुकसानात की खबरें हैं। गिज़र में 8 हमवात, द्यामर में एक 17 साला लड़का। ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। ये आदाद व शुमार तो अपनी जगह, लेकिन इसके पीछे जो इंसानी कहानियां हैं, खानदान बिछड़ गए, लोग बेघर हो गए। बिल्कुल, ये एक इंसानी अलमिया है और ये अभी इब्तदाई तस्वीर है। अच्छा, तो अब आते हैं वजूहात की तरफ। ये इतनी शिद्दत क्यों? क्या ये मामूली की मानसून बारिशें हैं या कुछ और? तकरीबन तमाम बैनुल अक़वामी ज़राए, चैनल 4, स्काई न्यूज़, CNA, अल जज़ीरा, सबका इशारा मौसमियाती तब्दीली की तरफ है। जी, ये अब एक तस्लीम शुदा हकीकत बनती जा रही है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की एक तहकीक थी। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशें मौसमियाती तब्दीली की वजह से 10 से 15% ज़्यादा शदीद हो सकती हैं। और सिर्फ बारिशें नहीं, दर्जा हरारत का भी जिक्र है। गिलगित बल्तिस्तान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो बहुत ज्यादा है पहाड़ी इलाकों के लिए। बिल्कुल, और इसका बराए रास्त असर ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है। CNA इनसाइडर ने रिपोर्ट किया कि हिमालय के ग्लेशियर्स 4.6 गीगा टन तक सुकड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी मिकदार है। और इससे वो GLOFs का खतरा बढ़ जाता है ना? जी, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, यानी ग्लेशियल पिघलने से जो झीलें बनती हैं, उनके अचानक फटने का खतरा। स्काई न्यूज़ के मुताबिक ऐसी 33 झीलें हैं जो खतरनाक हद तक भर चुकी हैं। तो मतलब मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा अंसर है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है या हमारे अपने मकामी अवामिल भी हैं जो इस मसले को बढ़ा रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, मौसमियाती तब्दीली तो जैसे आग पर तेल का काम कर रही है, लेकिन आग लगाने में हमारे मकामी अवामिल का भी बड़ा हाथ है। मसलन सबसे बड़ा मसला जंगलात की कटाई और ज़मीन का इन्हितात। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से 2025 तक पाकिस्तान के जंगलात का रकबा अंदाज़न 18% कम हुआ है। 3.78 मिलियन हेक्टेयर से कम होकर 3.09 मिलियन हेक्टेयर रह गया। 18%? ये तो बहुत ज्यादा कमी है। जी, और सालाना कटाई अब भी तकरीबन 11,000 हेक्टेयर है। इसका नतीजा क्या होता है? जमीन की पानी जज्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, लैंडस्लाइडिंग ज्यादा होती है। अच्छा। डॉक्टर आदिल ज़रीफ, डॉक्टर खालिद खान जैसे माहिरीन बार बार कहते हैं कि जंगलात एक दिफाई लाइन है। ये पानी के बहाव को मुनज़्ज़म करते हैं, दर्जा हरारत कम रखते हैं। उनके बकौल जंगलात ना हो तो पहाड़ 5 से 8 डिग्री ज़्यादा गर्म हो सकते हैं, जिससे बादल फटने यानी क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात बढ़ते हैं। टीचर उस्मान ने भी अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था कि सैलाबी रेले में बहुत ज्यादा लकड़ी बहकर आ रही थी, जो शायद इसी कटाई का सबूत है। बिल्कुल, और फिर चरागाहों का मसला अलग है।
ان کی پیداواری صلاحیت صرف 20-30% رہ گئی ہے، تو زمین ہر طرف سے کمزور ہو رہی ہے۔ جنگلات کی کٹائی کے علاوہ کیا انفراسٹرکچر اور انتظامی مسائل بھی ہیں؟ الجزیرہ، AP نیوز وغیرہ اشارہ کر رہے تھے دریاؤں کے کناروں پر تعمیرات کا، ناقص منصوبہ بندی کا۔ ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 2010 کا سیلاب، پھر 2022 کا اتنا بڑا سیلاب، اس کے باوجود دریاؤں کے قدرتی راستوں میں، سیلابی میدانوں میں تعمیرات کو روکا نہیں گیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 2/3 اموات مکانات گرنے سے ہوئی ہیں، مطلب ناقص تعمیرات۔ جی، ناقص تعمیرات اور غلط جگہ پر تعمیرات، کچی آبادیاں خاص طور پر خطرے کی زد میں ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف قدرتی آفت ہے یا اس میں انسانی غفلت اور ناقص گورننس کا بھی بڑا دخل ہے؟ تو یہ تو ہو گئی وجوہات۔ اب ذرا اثرات پر بات کرتے ہیں۔ معاشی طور پر کتنا نقصان ہوا ہے؟ CNN انسائیڈر نے 2022 کے سیلاب کا تخمینہ تو $40 بلین لگایا تھا۔ کیا اس بار بھی اتنا ہی یا؟ ابھی اندازہ لگانا قبل از وقت ہوگا، لیکن ظاہر ہے نقصان تو ہوا ہے۔ زراعت کو دیکھیں، پچھلے بڑے سیلابوں میں لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہوئیں۔ 2022 میں 4 ملین ایکڑ کا تخمینہ تھا۔ کپاس کی فصل خاص طور پر متاثر ہوتی ہے۔ ہاں، 2022 میں 45% کپاس کی فصل تباہ ہوئی تھی، جس کا اثر عالمی ٹیکسٹائل انڈسٹری پر بھی پڑا تھا۔ اس بار بھی خدشہ ہے کہ گندم کی بوائی متاثر ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور پھر انفراسٹرکچر کی تباہی، سڑکیں، پل، بجلی کے نظام، ان سب کی بحالی پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوئے معاشی نقصانات، لیکن جو انسانی اور سماجی اثرات ہیں وہ شاید پیسوں میں نہیں تولے جا سکتے۔ بالکل نہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ 2022 میں 12.5 ملین لوگ متاثر ہوئے تھے۔ انہیں کیمپوں میں رہنا پڑتا ہے جہاں حالات ظاہر ہے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اور صحت کے مسائل، پینے کا صاف پانی نہ ملنا، بیماریاں۔ جی، ہیضہ، ٹائیفائڈ، ڈینگی، ملیریا، یہ بیماریاں فوراً پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ CNN اور الجزیرہ نے پچھلی بار بھی اس پر بہت رپورٹنگ کی تھی۔ پھر غذائی قلت کا خطرہ، خاص طور پر بچوں میں۔ 7,60,000 بچے 2022 میں شدید غذائی قلت کے خطرے سے دوچار تھے۔ اور خواتین کو الگ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، خاص طور پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر تعلیم کا نقصان، ہزاروں سکول تباہ ہو جاتے ہیں یا ان میں پناہ گزین ٹھہرائے جاتے ہیں تو بچوں کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔ 2022 میں 20,000 سکول متاثر ہوئے تھے۔ نفسیاتی اثرات بھی تو ہوں گے، اپنا گھر، مال، سب کچھ کھو دینا۔ یقیناً، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر PTSD اور دیگر ذہنی صحت کے مسائل بہت عام ہو جاتے ہیں ایسی آفات کے بعد۔ اچھا، تو جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے تو رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ امدادی کارروائیاں کون کرتے ہیں؟ عمران ریاض خان جیسے مصورین تو کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے مقامی لوگ ہی ایک دوسرے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ مقامی کمیونٹی کا رد عمل سب سے فوری اور اکثر سب سے مؤثر ہوتا ہے۔ لوگ اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کو بچاتے ہیں۔ پھر حکومتی ادارے بھی آتے ہیں، PDMA، NDMA، فوج۔ جی، وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ریسکیو اور ریلیف آپریشنز منظم کرتے ہیں۔ NGOز جیسے الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی ذکر آتا ہے، وہ بھی کافی کام کرتی ہیں۔ اور بین الاقوامی مدد، اقوام متحدہ اپیل کرتا ہے، عالمی بینک، ADB وغیرہ وعدے کرتے ہیں۔ 2022 میں اقوام متحدہ نے اپنی اپیل $16 ملین سے بڑھا کر $800 ملین کر دی تھی۔ عالمی بینک نے $3 بلین کے وعدے کیے تھے۔ ہاں، وعدے تو ہوتے ہیں، لیکن الجزیرہ نے نشاندہی کی تھی کہ اکثر ان وعدوں اور حقیقی طور پر ملنے والی امداد میں ایک فرق رہ جاتا ہے۔ وہ امداد کب اور کیسے پہنچتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور پہلو ہے موسمیاتی انصاف کا، جس کا ذکر اسکائی نیوز اور CNN نے کیا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جن کا عالمی کاربن اخراج میں حصہ 1% سے بھی کم ہے، وہ موسمیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات جھیل رہے ہیں۔ بالکل، پاکستان دنیا کا 8واں سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس نقصان کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کیا ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے تاریخی طور پر زیادہ اخراج کیا ہے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ COP27 میں وہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنا تھا، اسی طرف ایک قدم تھا شاید۔ جی، وہ اسی بات کا اعتراف تھا کہ جو ممالک نقصان اٹھا رہے ہیں ان کی مدد کی جانی چاہیے، لیکن اس فنڈ کو عملی جامہ پہنانا، اس میں پیسے ڈالنا اور پھر ان پیسوں کو شفاف طریقے سے استعمال کرنا، یہ اب بھی چیلنجز ہیں۔
तो आगे का रास्ता क्या है? इन ज़राए में क्या तजवीज़ दी जा रही हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे नुकसानात से कैसे बचा जाए? बहुत सी तजावीज़ हैं। सबसे पहले तो वही जंगलात की बहाली और वाटरशेड मैनेजमेंट, यानी पानी के कुदरती बहाव के निज़ाम को बेहतर बनाना, चराई को कंट्रोल करना, जंगल की आग से निपटने के निज़ाम बनाना। टीचर उस्मान का वो तालाब वाला आइडिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वो कैसा है? वो बहुत ज़बरदस्त मुकामी सतह की मिसाल है। कम्युनिटी की शमूलियत बहुत अहम है। पानी को ज़ख़ीरा करने के छोटे छोटे तरीके भी बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं। और शहरी मनसूबाबंदी, वो गैर कानूनी तामीरात का क्या करे? ज़ाहिर है, बेहतर शहरी मनसूबाबंदी, क़वानीन का निफाज, गैर कानूनी तामीरात का खात्मा, ये सब नागुज़ीर है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स EWS का भी जिक्र था, क्या वो मौसर हैं? उनको बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिहाज से बल्कि उस लिहाज से भी कि वो मालूमात आम लोगों तक, ख़ास तौर पर दूर दराज इलाकों और ख़वातीन तक बरवक्त पहुँचें। उन्हें सिनफी तौर पर हसास बनाने की भी ज़रूरत है। इमरान रियाज खान मुकामी हुकूमतों को मजबूत करने की बात कर रहे थे। जी, ये भी बहुत अहम है। जब इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर होंगे तो मकामी मसाइल का हल बेहतर तरीके से हो सकेगा। फ्लड्स इन पाकिस्तान रिव्यू में GIS और रिमोट सेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है, सैलाब की नक्शा साजी, कमज़ोर इलाकों की निशानदही वगैरह के लिए। तो क्या हमें ये समझना होगा कि अब हालात मामूल पर नहीं आएंगे? CNA की एक रिपोर्ट में था कि हमें मुआफ़क़त, एडेप्टेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये नया मामूल हो सकता है। हमें अपनी हिकमतें अमलियों को बदलना होगा, पायदार हल की तरफ जाना होगा, फॉसिल फ्यूल से काबिल तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकिली। इदारा जाती इस्लाहात की भी बात हो रही थी, अली तौकीर शेख का हवाला था। जी, इदारों को मजबूत करना, उनके दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन पैदा करना, तवील मुद्दती मंसूबाबंदी करना, ये सब जरूरी है। CNA ने ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देने की भी बात की है, यानी ऐसे कारोबार जो माहौल दोस्त हों। तो खुलासा ये हुआ कि ये जो हालिया तबाही है, ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं है। इसके पीछे मौसमियाती तब्दीली है, मकामी सतह पर जंगलात की कटाई है, नाक़िस मंसूबाबंदी, इंतज़ामी कमज़ोरियाँ, इन सब का एक मिलाप है। जी बिल्कुल, और इसके असरात मुआशी भी हैं, समाजी भी, इंसानी भी और नफ्सियाती भी। और मुस्तकबिल के लिए हल भी कसीरुल जहती हैं, जंगलात लगाने से लेकर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इदारा जाती इस्लाहात तक। और आखिर में शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसा कि CNA और स्काई न्यूज़ के तज्ज़िये भी इशारा करते हैं, क्या पाकिस्तान और आलमी बरादरी इन बढ़ती हुई आफात को सिर्फ एक एमरजेंसी समझकर वक्ती रद्द अमल देंगे या फिर एक तवील मुद्दती मुरब्बत हिकमत अमली अपनाएंगे? एक ऐसी हिकमत अमली जिसमें पायदार तरक्की हो, इदारों में इस्लाहात हों और ये समझ हो कि हमें बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को ढालना है।